लड़की को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इस मोदी केयर के वंडरफुल प्लेटफॉर्म ने कैसे बनाया। दोस्तों, जो अगर बात करूं बैकग्राउंड की, तो एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ईस्ट दिल्ली में ही जन्म हुआ, शाहदरा में ही रहते थे। मम्मी पापा भाई और मैं, 4 लोगों की फैमिली थी। और जैसे कि हर मिडिल क्लास फैमिली के पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी अपब्रिंगिंग मिले, अच्छा बैकग्राउंड मिले, उसी तरह से हमारी भी अपब्रिंगिंग हुई और सब कुछ अच्छा था। क्योंकि पापा ने अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए थे, तो वो चाहते थे कि अपने बच्चों को जिस सब चीजों के लिए उन्होंने सफर किया ना, उनके बच्चों को सफर ना करना पड़े। तो यही इसी तरह से लाइफ की शुरुआत हुई। बहुत अच्छे स्कूल में डाला गया, कॉन्वेंट स्कूल था। इस दिल्ली का मशहूर स्कूल था। अगर हम बात करें कि कैसा स्कूल था, कि मतलब कि उस समय जो अगर 5 7 10 स्कूल आते थे नंबर में, तो वो जो स्कूल था टॉप मोस्ट नाम से आता था। पापा ने वहां हमें पढ़ाया, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा था, सब चीजें मिल जाती थी, आवाज करते ही मिल जाती थी। लेकिन कहते हैं ना कि सब कुछ अच्छा हो जाए तो हम लाइफ में स्ट्रगल करना भूल जाते हैं। जिस उम्र में बच्चे जब कहते हैं ना खेलने कूदने की उम्र होती है, उस उम्र में पता चला कि बेटी आपकी बीमार रहती है, बार बार बुखार हो जाता है, तो इसकी एक टेस्टिंग कराओ। टेस्टिंग कराई, वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जब वजन 30 किलो होना चाहिए था तो उस समय 50 था, और जब 50 किलो होना चाहिए था उस समय जो वेट था वो 70 किलो था। टेस्टिंग कराई तो थायराइड आया। आज से 35 साल पीछे जाए ना दोस्तों, तो अगर कोई भी बीमारी हो जाती थी तो उसको ऐसे लिया जाता था, पता नहीं क्या हो गया। आजकल तो थायराइड बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं तभी हम चेक करा लेते हैं, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस समय में इस बात को बहुत बड़ा माना जाता था। और आज अगर हम देखें तो अगर 100 लोग हैं तो 100 में से 70 आपको ओबेसिटी के शिकार दिखाई देंगे। लेकिन उस समय 100 में से 2 लोग ऐसे दिखाई देते थे जो मोटापे के शिकार थे। तो उस करके जो लाइफ थी ना, मतलब पढ़ने में तो बहुत होशियार थी, लेकिन अंदर ही अंदर अपने आप को दबाती चली गई। किसी के सामने बोलने का हुनर जो था वो खत्म हो चुका था। पढ़ने में बहुत अच्छी थी, टीचर की गुड बुक्स में थी, लेकिन किसी के सामने नहीं बोल पाती थी। बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होने लगी, क्योंकि ऐसा लगता था कि वो सामने वाले जो 2 बच्चे हैं ना, वो मुझे टीज कर रहे हैं, वो मुझे बोल रहे हैं देखो मोटी है, देखो मोटी, देखो कितनी मोटी लड़की है। पड़ोस में से निकल रही हूँ तो लोग मुझे देखकर मतलब इस तरह से बोल रहे हैं, चाहे वो बोल रहे थे या नहीं बोल रहे थे, लेकिन मन में एक ऐसी धारणा बना ली थी कि ऐसा कहा जा रहा है। धीरे धीरे स्कूलिंग पूरी हुई, 10th पास आउट करी, 10th के बाद 11th 12th जहां से की, वहां जाकर तो और ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई। नॉन मेडिकल साइंस लिया और अंदर ही अंदर अपने मन के चारों तरफ एक घेरा बना लिया कि हर कोई मुझे इसी नजर से देख रहा है, देखो कितनी मतलब बद शक्ल है, कितनी बदसूरत है, शरीर से भी सही नहीं है। और खुद ही अपने अंदर ही अंदर एक ऐसा चारों तरफ से दीवार खड़ी कर ली, किसी से बात नहीं करनी, बहुत इंट्रोवर्ट होती चली गई, किसी से बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। अभी नॉन मेडिकल साइंस लिया था, पापा जॉब में थे तो इसीलिए मम्मी होम मेकर थी, घर से बाहर नहीं निकला करती थी, घर की 4 दीवारी में अपने जो काम करने वो करती थी। और पापा अपनी जॉब से हमें टाइम नहीं दे सकते थे एक्स्ट्रा, तो इस करके ट्यूशन पढ़नी थी, नॉन मेडिकल करना था, क्लियर ट्यूशंस पढ़नी थी, लेकिन हौसला नहीं था लोगों के बीच में जाकर बैठने का, ट्यूशन लेने का तक हौसला नहीं था कि किसी से बात कर लूं और ट्यूशन लगवा ले। पापा ने बोला कि जैसा बेटा तुम्हें सही लगे वैसा कर लो। स्कूल के बाद वहीं रहकर ट्यूशन पढ़नी थी, स्कूल के बाहर ही, क्योंकि बहुत सारी ट्यूशन उस समय में नहीं होती थी। तो मन में ये रहा कि अरे मैं कैसे 4 लोगों के बीच में जाकर बैठूंगी, फिर वो लोग मुझे ऐसे घूरेंगे कि जैसे पता नहीं मैंने क्या कुछ कर दिया है। तो इसीलिए ट्यूशन नहीं लगवाई, लेकिन फिर भी क्योंकि माइंड शुरू से ही बहुत शार्प था, तो ए ग्रेड में मैंने 12th स्टैंडर्ड पास आउट किया। नॉन मेडिकल के कुछ फॉर्म्स भरे, पापा ने कहा बेटा दिल्ली में रहकर कुछ कर सकते हो तो कर लो, देखो बाहर तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि भाई जो मैं करता हूँ काम उसमें मुझे छुट्टी नहीं है और मैं नहीं एफर्ट्स कर सकता उसके लिए। तुम्हें जो पैसे चाहिए कहीं लगाने हैं, कुछ भी करना है तो वो आप ले लो, और अगर दिल्ली में रहकर कुछ हो सकता है तो वो फॉर्म मैंने भरे। कुछ एक इंजीनियरिंग के फॉर्म भरे, नंबर नहीं आया तो वो आइडिया वहीं ड्रॉप आउट कर दिया। मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने बोला कि यहाँ एक नया इंस्टीट्यूट खुला है, तो इस इंस्टीट्यूट में चलते हैं और यहाँ फैशन डिजाइनिंग करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वहां जाकर पता किया। वही पापा साथ में नहीं गए, मम्मी साथ में नहीं गई, हमें फीस दे दी गई कि आप जाओ और ये फीस भर लो, क्योंकि आजकल हम जो पेरेंट्स हैं बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं, कुछ भी करना होता है तो खुद जाके जांच पड़ताल करते हैं, 4 से 6 इंस्टीट्यूट छानते हैं। तो हमें पैसे दे दिए गए और हमने अपना एडमिशन वहां करा लिया। धीरे धीरे उस फैशन डिजाइनिंग को करने में मन लगने लगा, अच्छा लगने लगा वहां करना, क्योंकि हमेशा आदत थी टॉप पर रहने की, मतलब कि
जो भी करती थी ना, मतलब पढ़ाई की तो वो भी बहुत अच्छे उससे की, और अगर फैशन डिजाइनिंग किया तो एडवांस डिप्लोमा किया, जो मैंने फर्स्ट ग्रेड से क्लियर किया। अब फैशन डिजाइनिंग करने के बाद जो हमें करना था वो करनी थी जॉब एक्सपोर्ट हाउस में, क्योंकि बुटीक खुलाने के लिए तो बहुत सारे पैसों की इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी। और जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली वाले सोचते ही हैं कि भैया लड़की की पहले शादी करेंगे, इसको बुटीक खुला के दे, तो इसीलिए एक्सपोर्ट हाउस में जॉब सर्च करना शुरू किया। अब जॉब सर्च करने के लिए यहाँ एक्सपोर्ट हाउसेज नहीं थे इस दिल्ली में, नोएडा जाना था। नोएडा जाने के लिए बस में चढ़ना पड़ता, बस में चढ़ती तो फिर वही चार आके मुझे घूरती। और जो हेल्थ चैलेंज था ना, वो तो दिमाग में हमेशा से ही, कहते ना, एक बड़ा राक्षस और दानव बन के मेरे मन में खड़ा था। तो नहीं गई, कहीं कहीं गई, कहीं कहीं नहीं गई। कई बार तो ऐसा होता था इंटरव्यू देने जाती थी, अंदर इंटरव्यूअर को फेस ही नहीं करती थी और बाहर से भाग आती थी, और घर में आके कभी भी नहीं बताया कि ऐसा कुछ करके आई हूँ, और बोलती थी नहीं नहीं मम्मी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि पापा ने तो कह दिया था कि आप बेटा जैसी मर्जी है वैसा कर लो, लेकिन हाँ कल को शादी की बात करेंगे, जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिला तो हम शादी कर देंगे, फिर ये मत कहना कि भाई हमें जॉब करनी है। और जॉब के लिए कोई कंपल्शन नहीं है, अगले घर वाले कराएंगे तो कर लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से लाइफ चल रही थी। 19 से 20 साल की एज में आए तो सोसाइटी ने प्रेशर बनाना शुरू किया कि लड़की की शादी कर दो। अब पापा को चिंता, एक तो थायराइड, दूसरा वजन बहुत ज्यादा, लगभग 100 किलो के आसपास वजन था उस समय मेरा, और साथ में जो एक और प्रॉब्लम आ गई थी कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, वो भी बहुत मेजर। तो अभी पापा को चिंता कि भैया लड़की है, अभी ढूंढना शुरू करेंगे तो ही जाके कहीं शादी होगी, और अगर कहीं लड़का नहीं मिला, उम्र निकल गई तो क्या होगा। आज से 35 साल, अगर हम आज से 20-30 साल पहले जाएं तो ऐसे ही सोचते थे हम लोग, और पेरेंट्स हमारे ऐसे ही सोचते थे। पापा ने लड़का देखना शुरू किया, एक लड़का मिला उसको, पहले ही लड़का देखा था, पसंद आया लड़का, और काम वाम सब अच्छा देख लगा पापा को। पापा ने वहां फोटो भेजी, फोटो वापस आ गई। क्यों? क्योंकि लड़की मोटी है, हमारे घर में नहीं जमेगी। वो बड़ा, मतलब पापा को एकदम स्ट्रेस हुआ ये सुनकर, और पापा को देखकर मतलब बड़ा, मतलब खुद को भी, क्योंकि पेरेंट्स में जान बसती है बच्चों की, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मेरी वजह से मतलब पापा मतलब दर दर के धक्के खाएंगे, और ऐसा ना हो कि मतलब जो पापा का डर है ना वो सच हो जाए, क्योंकि फैमिली में कुछ और भी ऐसे देखे थे रिश्ते कि हुए नहीं थे ड्यू टू बहुत सारी चीजों की वजह से। तो वो कहीं ना कहीं डर दोनों मम्मी पापा के मन में था। तो उस चीज को लेकर फिर हम सभी जानते हैं वीएलसीसी है, वहाँ मसाज थेरेपीज होती हैं, उसके जरिए वेट लॉस करना शुरू किया, बहुत सारी वॉक करी। कहते हैं ना, जिस उम्र में खाने पहनने की उम्र थी, उस समय में सूट, जब बच्चे जीन्स टॉप पहनते थे, मैंने सूट पहने विद दुपट्टा, क्योंकि घर में पापा को पसंद नहीं था कि मतलब ऐसे ही आप चल दो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जचता नहीं है, तो ऐसे कपड़े पहनो जिसमें अदब का दिखाई दे। और सूट में दुपट्टा पहनती थी तो और लड़कियों को देख के और अपने साथ की फ्रेंड्स को देख के ना बड़ा मतलब इंफीरियर फील होता था, इसीलिए कहीं बाहर जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता था। तो जब लड़का देखना शुरू किया, फिर इस बीच में 1 साल निकल गया। 1 साल के बाद वापस जिस लड़के को पहली बार देखकर आए थे पापा, उसको किसी ने बताया कि भाई वो लड़की है जो पहली बार तुमने देखी थी, उसने 15-20 किलो वजन कम कर लिया है, और दोबारा से एक बार देख लो, हो सकता है अब तुम्हें सही लग जाए। तो उन्होंने दोबारा फोटो देखी तो समझ आ गई उनको वो फोटो दोबारा से देखकर कि हाँ भाई अब तो लड़की ने वजन कम कर लिया है। हाँ, जो मेरे हस्बैंड है मिस्टर अरविंद गोयल, तो ये उन्हीं के बारे में बात हो रही है। तो उन्होंने वो 15-20 किलो वेट लॉस देखकर उनको वो लड़की जच गई, उनके घर वालों को समझ आ गया, और वो शादी वहां तय हो गई, और इस तरह से 20 से 21 साल की उम्र में शादी हो गई। शादी होने के बाद यही सब कुछ चलता रहा, क्या कि क्योंकि बहुत गलत तरीकों से वेट लॉस किया था तो वजन तो बढ़ना ही था। थायराइड तो था ही, और थायराइड अपने आप शुरू में जैसे शादी हुई तो बताया भी नहीं कि भाई थायराइड है, क्योंकि चिंता तो पहले ही थी पापा को, तो इसीलिए शो नहीं किया कि थायराइड है। और वो दवाई भी नहीं खाई कुछ दिन तक। कहते हैं थायराइड की डोज मिस हो जाए तो बड़ा मतलब थायराइड बढ़ जाता है, तो वो डोज भी नहीं ली काफी दिनों तक। फिर धीरे धीरे हस्बैंड को बताया कि ऐसे ऐसे ना थायराइड डायग्नोज हुआ है, कंसीव कर लिया था। तो हस्बैंड को डॉक्टर ने नहीं बताया, जो मेरी गायनिक थी उसने बताया कि इसको ना ऐसे ऐसे थायराइड डायग्नोज हुआ है, तो इसको थायराइड की दवाई देनी जरूरी है, तो क्योंकि नहीं तो बेबी पर भी असर होगा। हस्बैंड कुछ नहीं बोलते थे, हस्बैंड बहुत सपोर्टिव रहे, शुरू से ही बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। शादी के बाद जैसे कहीं बाहर जाते थे और लोग कह देते थे, 4 लोगों से मिलते थे तो लोग बोलते थे कि अरे क्या कितनी मोटी बहू ले ली इन्होंने,
पैसे के चक्कर में ली होगी, जैसा कि समाज में आमतौर पे बोलते हैं, वो मुझे बहुत बुरा लगता था, खलता था मन में। और इसीलिए मतलब मैं रोज बहाना बना देती थी कि मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे घर में रहने दो, मेरे सिर में दर्द है, या कुछ भी जो भी XYZ बहाना मुझे मिलता था ना, वो मैं बना देती थी और इन लोगों के साथ जाती नहीं थी। शादी हुई तो अच्छे घर में थी, मिडिल क्लास फैमिली से ही थे, जैसे हम थे ऐसे ही घर में शादी हुई। लेकिन हस्बैंड को बहुत सारा लॉस हुआ था बिजनेस में, उन्होंने वो लॉस कभी अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करा, कभी भी सास ससुर को नहीं बताया कि मैंने ये सब कुछ, मतलब मुझे लॉस हुआ है। गाड़ी सेल परचेज का बिजनेस है उनका, यही बिजनेस करते थे काफी समय से, 15 साल की उम्र से बिजनेस संभाला हुआ था। और उस बिजनेस में बहुत सारा लॉस हुआ था, जिसकी वजह से पेरेंट्स को तो कुछ नहीं बताते थे, लेकिन क्या लॉस के चक्कर में और मतलब कर्जा 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 करते चले गए। नई नई शादी में होता है, आपको लगता है कि हम बाहर जाएं घूमे फिरे, लेकिन ना वो खुशी नहीं रहते थे। मतलब मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन खुद से खुश नहीं रहते थे, कहीं ना कहीं लगता था कि अब जिम्मेदारियां बढ़ गई है, इसका भी खर्चा उठाना पड़ेगा। लेकिन खर्चे चल रहे थे, जिंदगी कट रही थी। इन लॉज से चल हो जाता था, नई नई शादी होती है तो पेरेंट्स भी बहुत मतलब सपोर्ट करते ही हैं। आजकल दो दो बच्चे होते हैं तो सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों को सब कुछ मिले। लेकिन खुद वो उनका था, मेरा क्या था, मेरे पास खुद का कुछ नहीं था। हस्बैंड से मांगने का हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उनके पास खुद ही नहीं है, वो खुद ही इतना परेशान है, मैं उनसे किस चीज के लिए मांगू। बेटी हुई 8.5 महीने में, बेटी हुई मेरी, और उसके बाद बेटी भी सिजेरियन हुई, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रहे प्रेगनेंसी के दौरान। और उसके बाद जैसे जैसे बेटी बड़ी हुई, 3 3.5 साल की वो हुई, मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि मांगना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन खुद का पैसा मुझे चाहिए था। तो वो खुद का पैसा कैसे आएगा, तो सबसे आसान तरीका था कि बेटी डे स्कूल में जाती थी, तो मैं उस समय में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, 3 घंटे मैं ट्यूशन पढ़ाती थी। लगभग 1 महीने में 10,000 रुपए मेरे पास आ जाते थे, ये आज से 15 साल पहले की बात है। तो लगभग 10,000 रुपए 1 महीने में आ जाते थे, लेकिन एक दिमाग में बॉदरेशन रहती थी कि अगर आपको कहीं जाना है तो आप जा नहीं सकते, आपको टिक के बैठना पड़ेगा। अगर बच्चे 3 बजे आ रहे हैं तो 3 से 5 आप वहां बैठ रहोगे ही रहोगे, और अगर कहीं जाना है, छुट्टी मिली तो आपको संडे देना पड़ेगा। तो मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था कि मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि कोई काम करके अगर सेटिस्फेक्शन ना हो तो उसको करने का कोई फायदा नहीं है। तो हस्बैंड से बोला मैंने, कहा कि यार ट्यूशन पढ़ाने में ना मतलब टाइम बाउंडेशन बहुत है, अगर आप कहीं जाने के लिए भी कहते हो तो जा नहीं पाते। उन्होंने कहा छोड़ दे, फिर पढ़ानी क्यों पढ़ा रही है। मैं कहा नहीं, फिर तो मतलब पैसे भी चाहिए, अब कोई और ऑप्शन भी नहीं मिल रहा। मैंने कहा ऐसा करती हूँ, मैंने ग्रेजुएशन के बीच में ही मेरी 2 एग्जाम्स रह गए थे, एक ऑफिस मैनेजमेंट का था और एक एग्जाम और था। तो मैंने कहा वो मैं ना पूरा कर लेती हूँ और उसके बाद ना फिर जॉब ट्राई कर लेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, जैसे तुझे सही लगे, क्योंकि कभी भी उन्होंने किसी चीज के लिए नहीं रोका, ना कभी इन लॉज ने रोका, ना कभी हस्बैंड ने मना किया। मैंने अपना ऑफिस मैनेजमेंट पूरा किया, घर पे टाइपराइटर लाके प्रैक्टिस की और वो स्टार्ट किया करना। लेकिन घर से बाहर नहीं जाती थी कहीं भी, बस मन में यही होता था बाहर जाऊंगी, लोग बोलेंगे इसकी बहू तो बहुत मोटी है। मतलब दिमाग में बस एक वही चीज बैठ गई थी। समय जैसे जैसे बीतता गया, ऑफिस मैनेजमेंट किया, उसके बाद ऑफिस मैनेजमेंट पूरा करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया इंग्लिश में। हेल्थ चैलेंजेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि घर में ही रहती थी, एक दो जगह जॉब भी ट्राई करी, लेकिन जॉब करने जाती थी तो मतलब जाने के लिए सोचा तो घर पे बेटी को कौन संभालेगा, उसे कौन देखेगा, वो किसी के पास रहती नहीं थी, रोती बहुत थी पीछे से। तो मन में यही रहता था कि भाई वो पीछे से रो रही होगी तो मम्मी जी क्या सोचेंगे, अपने बच्चे हमारे ऊपर छोड़ के चली गई। बेशक वो कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि भाई वो ऐसा सोचेंगी बच्चे तो इनके ये संभाले, हम क्यों देखे। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं लाइफ में ना मतलब चल रही थी। बहुत छोटी छोटी चीजें मैंने और भी बहुत ट्राई करी बीच में, लेकिन मतलब मुझे कुछ भी मतलब कहीं भी मन को तसल्ली नहीं मिली। करना तो है, अपना होना चाहिए, क्योंकि इन लॉज पैसे दे रहे हैं तो वो इन लॉज के हैं, हस्बैंड पैसे देंगे तो वो हस्बैंड के, मेरा क्या है इसमें। तो अपना खुद का कुछ चाहिए था। इस सब के चलते बीमारियां बढ़ती जा रही थी, थायराइड दिन पर दिन बढ़ रहा था, क्योंकि केयर नहीं हो पा रही थी, रेगुलर डॉक्टर के चेकअप नहीं हो रहे थे। डायबिटीज डायग्नोज हुई आफ्टर 7 इयर्स, बेटी के 7 साल बाद मेरा बेटा हुआ, और उस समय मेरे को डायबिटीज डायग्नोज हुआ, बीपी हाई रहने लगा, पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, एंजाइटी रहने लगी, डिप्रेशन की शिकार हो गई, क्योंकि घर में ही रहती थी हर समय। बेटे को कुछ इश्यू हुआ, 8 8 महीने का था वो, तो मेजर प्रॉब्लम हो गई थी, उसको कैल्शियम ज्यादा हो गया था बॉडी में, तो उस चक्कर में डिप्रेशन में आ गई थी, और मतलब बहुत सारी चीजें रही। लगभग 2.5 साल का जब वो हुआ तो मैंने फैसला किया नहीं अब कुछ करना है, बहुत हो गया, अगर मैं इस तरह से घर में रही तो ये जो सेहत है ना बहुत खराब हो जाएगी, और इन बच्चों को कौन देखेगा। सिर्फ इन बच्चों के लिए उठना है, क्योंकि अगर मैं इनका ही नहीं कर पाऊंगी तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हादसे होते हुए देखे थे कि जहाँ माँ नहीं होती ना तो वहां बच्चों का क्या होता है।
तो वो सारी चीजें मन में चल रही थी कि इन बच्चों को देखने के लिए, इन बच्चों को पालने के लिए मुझे कुछ करना है, उठना पड़ेगा। एक दिन एक एड देखा, उस एड में लिखा था कि यहाँ बेसिक इंग्लिश सिखाई जाती है, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश। पोस्ट ग्रेजुएट लड़की, इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट लड़की बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए चल दी। वहां गए, टाइम्स ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव था, वो ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ था। जब मैं वहां पहुंची तो उन्होंने मुझसे बोला कि यहाँ पर मैडम आप तो पढ़ा सकते हो, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, आप यहाँ आकर पढ़ा सकते हो, वॉलंटियरली आप यहाँ पढ़ाओ। 6 से 8 महीने आप पढ़ाओगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिस में, फ्रंट ऑफिस में आपको जॉब मिल जाएगी। तो मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, क्योंकि अब तो मुझे कुछ करना ही करना है, क्योंकि बेटा मेरा प्लेवे में जाने लगा था और बेटी अपने स्कूल में जाती थी, तो वो 2 घंटे मेरे पास फ्री होते थे और वो जॉब भी मुझे मॉर्निंग आवर्स में मिल जाएगी। तो मैंने वो स्टार्ट किया, वहां पर पढ़ाना स्टार्ट किया वॉलंटियरली। पहले ट्रेनिंग हुई, 8 दिन की ट्रेनिंग थी, वहां वो 8 दिन की ट्रेनिंग ली और वहां पढ़ाना शुरू किया। इसी बीच में किसी ने मेरी मदर इन लॉ को, हमारे पड़ोस में एक लेडी थी, उसने वेट लॉस किया था, तो उसने मेरी मदर इन लॉ को बोला कि प्रीति से बोलो कि मैंने ना वजन कम किया है और ना वो अगर करना चाहती है तो मैं बता दूंगी उसको कैसे किया है, और वो ना वहां चली जाएगी, वजन कम हो जाएगा। मेरी मदर इन लॉ मुझे इनडायरेक्टली बता रही थी, भाई तू करना चाहती है तो कर ले, क्योंकि कभी तू कुछ करती है, कभी सोना बेल्ट ले आती है, कभी उबला हुआ खाना तो हमेशा से खाते हुए देखा ही था उन्होंने मुझे, खाने के प्रति तो कभी देखा ही नहीं था कि हाँ भाई खुश होकर कुछ भी ऐसा है कि जो वो खा रही हो। तो उन्होंने मुझे कई बार बोला कि वो ऐसे कह रही है तो तू ना सुन ले उससे वो क्या कह रही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, देखेंगे देखेंगे, क्योंकि विश्वास तो ये था किसी चीज से कुछ नहीं होता, जिस भी चीज से कम करूंगी फिर वापस बढ़ जाएगा, दिमाग में ये चीज सेट हो चुकी थी। तो जब यहाँ गए तो समझ आया, सर ने बोला कि यहाँ ना जो वहाँ के कोच थे उन्होंने बोला कि फ्रंट ऑफिस में जॉब मिलेगी आपको। तो दिमाग में आया टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब मिल रही है, फ्रंट ऑफिस में बैठेंगे तो कपड़े भी अच्छे होने चाहिए, जो बचपन से अपनी ख्वाहिशें पूरी नहीं करी अच्छे कपड़े पहनने की, तो वो यहाँ जाके शायद पूरी हो सकती हैं। तो ना उन भाभी से बात करूंगी और ना वेट लॉस करती हूँ। उनके पास गई, मैंने कहा भाभी कितने का पैकेज है? बोली 3-3.5 हजार का पैकेज है और तू ये ले ले और इससे ना वेट लॉस हो जाएगा। उन्होंने मुझे भेजा थोड़ा सा कहीं दूर आगे भेजा, वहां पर एक ऑफिस बना हुआ था, वहां एक मशीन थी, स्कैनर था, उससे स्कैनिंग वगैरह हुई वेट लॉस का। उन्होंने मुझे पूरा प्रोडक्ट जो था वो दे दिया, वेट लॉस किया। दिमाग तो जुनूनी था ही, हर चीज को अच्छे से सीखने की जो इच्छा थी वो हमेशा से थी। तो वेट लॉस किया, 2 महीने में 12 किलो वजन कम हो गया। वजन कम होते ही वहां से कॉल आने शुरू हो गए कि मैडम यहाँ पर ना एक मीटिंग है, जो सीनियर थी वहां पर वो कॉल कर रही थी मुझे कि एक मीटिंग है वहां आ जाओ, एक मीटिंग है वहां आ जाओ। एक दिन मैंने हस्बैंड को बोला, खुद अकेले कहीं नहीं जाती थी, वही छोड़ते थे वही लाते थे। मैंने कहा ऐसा करो एक बार ना मुझे वहां छोड़ाओ और ना फिर मेरे को ले आना, क्योंकि मैं फिर वापस कैसे आऊंगी, जबकि प्रीति विहार जाना था यहाँ से सिर्फ। तो उन्होंने बोला कि क्या है वहां पर? मैंने कहा वहां ना कोई मीटिंग है, और वो ना मुझे रोज फोन करती हैं और रोज कहती हैं कि एक बार आ जा तू, एक बार आ जा, एक बार आकर देख ले। मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड बोले कि चल अच्छा ठीक है छोड़ आता हूँ, मैं नहीं रुकूंगा वहां पर, तू देख लियो जैसे करना है, फिर मुझे फोन कर दियो। मैं वहां गई तो वहां पर चल रहा था, मैंने इतना वजन कम किया तो मैंने इतने रुपए कमाए, मैंने इतना वजन कम किया तो मैंने इतने रुपए कमाए। दिमाग में फिर चक्री घूमनी शुरू कि भाई मेरे लिए कुछ ये बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि अगर वजन कम करेंगे तो पैसे भी कमाए जा सकते हैं, क्योंकि पैसे तो मुझे कमाने थे। कुछ नहीं किया, बस वजन कम किया, लोगों के साथ शेयरिंग करी और पैसा आना शुरू हो गया। और मेरे लिए वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया था। कहते हैं ना कि एक पिंजरे में कैद पंछी को शायद एक उड़ान भरने के लिए आसमान की जरूरत थी, और वो आसमान उसे नहीं मिल रहा था। वहां जाके जब वो कुछ सुना तो दिमाग घूमने लगा कि अब हो सकता है कुछ, और उस कॉन्सेप्ट को समझा, सीखा। एक नेटवर्क मार्केटिंग का ही कॉन्सेप्ट था वो, और उस कॉन्सेप्ट को मैंने पूरे 8 साल एक बच्चे की तरह बड़ा किया, बहुत सारी मेहनत करी, वेट लॉस किया, 12 से 30 किलो वजन मैंने उसमें कम किया। और यहाँ यही नहीं, दिल्ली में नहीं, टीम हिसार में, हरियाणा में बनाई, और उसके बाद उस पूरी टीम को चलाया बहुत अच्छे से। इनकम भी बहुत की, लेकिन कुछ ना कुछ तो ड्रॉबैक होना ही था कुछ, तभी कहते हैं ना कि कुछ वहां हुआ तभी मैं आज यहाँ हूँ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जो हिसार में टीम बनाई थी हम सभी जानते हैं, संदीप जो मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है, मुझे माँ बोलता है, और उसका हिसार की टीम वही चलाता था। वहाँ हमारा डेली क्लब होता था, रोज उसको खोलना होता था। तो उसको इंजरी हुई, वो स्टेज पर गिर गया, कोई हमारा प्रोग्राम था वहाँ स्टेज पे गिरा, उसको फ्रैक्चर हो गया पैर में।
और वो क्लब जस्ट शुरू ही किया था, वो क्लब बंद करना पड़ा। या तो मैं वहां जाकर रहती तो वो चल सकता था, बच्चे मेरे छोटे थे तो मैं वहां जाकर नहीं रह सकती थी, तो उस क्लब को बंद करना पड़ा। तो फाइनली मतलब फिर धीरे धीरे यहाँ पर भी काम करना बंद कर दिया, मन ही नहीं लगता था काम करने में। धीरे धीरे वो सारी चीजें, कुछ एक चीजें और पता चली सिस्टम के बारे में, तो मतलब मन खराब होता चला गया और उस काम को धीरे धीरे वाइंड ऑफ करना शुरू कर दिया। वाइंड ऑफ करना शुरू किया तो बीमारियां फिर से आनी शुरू हो गई। थायराइड बढ़ गया, थायराइड 75 हो गया सीधा, 5 जो हमारा रहना चाहिए वो 75 हो गया। तो डॉक्टर ने बोला बिल्कुल बेड से नहीं हिलना है। सिर में यहाँ चक्कर आते थे हर समय, ऐसा लगता था कि गिर जाऊंगी। तो डॉक्टर ने बोला बिल्कुल अगर वॉशरूम तक भी जाना है ना तो बेड को पकड़ के जाना है, 2 बार बैठ कर जाना है। घर में मेड लगाई खाना भी बनाने के लिए, 2 साल बिल्कुल बेड पे रही, हिली नहीं, तो वजन वापस बढ़कर 105 किलो। बहुत सारी चीजें हुई उस बीच में। डिप्रेशन इतना ज्यादा कि बैक की जो बोन होती थी ना वो कांपती थी, नसें कांपती थी। दिमाग में बस यही चलता रहता था, यार क्या करूं, अब क्या करूं, घर में तो नहीं, मतलब मैं रह ही नहीं सकती ऐसे बिना कुछ किए, क्योंकि मुझे तो कुछ करना है। अब करूं क्या ये नहीं समझ आ रहा था। तो कहते हैं ना दोस्तों कि जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं तो हमारा दिमाग वैसे ही चलने लग जाता है। कहते हैं रुई के गोदाम में जाओगे तो क्या लगेगा रुई, और हल्दी के गोदाम में जाएंगे तो लगेगी हल्दी। तो मेरी जो संगत थी वो बहुत ज्यादा, संदीप के साथ बहुत ज्यादा उठना बैठना था, तो उसने बचपन से कन्फेक्शनरी का काम देखा था अपने घर में। तो उसने मुझे आइडिया दिया कि ऐसा करते हैं, कन्फेक्शनरी का काम खोल लेते हैं, एक बेकरी खोल लेते हैं, हमारे एरिया में कोई बेकरी नहीं है और वो बेकरी हम यहाँ खोल लेते हैं। मैं कहा अच्छा ठीक है, बता क्या करना पड़ेगा। पहले तो होम लोन लेना पड़ेगा जी, 15 लाख का होम लोन ले लिया। बेकरी खोलेंगे, 15 लाख का होम लोन ले लिया। उसके बाद उसके बाद उस बेकरी को चलाने के लिए लोन शुरू में तो निकलेंगी ही नहीं किस्तें, ईएमआई कैसे भरेंगे। ईएमआई भरने के लिए एक कंपनी और ज्वाइन कर ली, टिक वाली कंपनी थी। हम सब ने सुना होगा, कोई एक कंपनी आई थी जो रातों रात भाग गई। पौने 3 लाख की उसमें 3 आइडिया हमने लगाई, 15 लाख की बेकरी, पौने 3 लाख की 3 आइडिया। और उसके बाद हस्बैंड को उसी समय बिजनेस में बहुत जबरदस्त घाटा हुआ था, लगभग 10 लाख का उनको नुकसान, और साथ में 2.5 लाख के क्रेडिट कार्ड का उधार। और 9 महीने में बेकरी का पैकअप कर दिया, क्योंकि ना तो बिजली के बिल निकले उसके अंदर और ना ही ईएमआई का खर्चा निकला। झटका बहुत तेज लगा। संदीप को बोला भाई तू अपने घर जा, वहां जाकर देख, तू अपने पापा का बिजनेस संभाल, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं और मैं कुछ नहीं करूंगी, मैंने सब बिल्कुल फैसला कर लिया, मैं घर में रहूंगी। हस्बैंड ने बोला सारे क्रेडिट कार्ड मुझे दे दे, सब कुछ दे दे, आज के बाद तो कोई काम नहीं करेगी। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने मना कर दिया कि मतलब आज के बाद अगर तूने किसी बिजनेस करने के बारे में सोचा भी ना, घर में रह, बच्चे पाल, इन्हें देख, अगर ये अच्छे से बड़े हो गए ना, सोच इसमें ही हमारी जीत है। बहुत तूने करके देख लिया, हर चीज में हार मिली है, अब नहीं करना कुछ भी। लेकिन घर में रहते के साथ ही तो बीमारियां आ जाती थी, डिप्रेशन होने लग जाता था, ऐसा लगता था पता नहीं मैं कहाँ गिर गई हूँ, मुझे कुछ करना है, कुछ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। मेरी फ्रेंड है किरण गुप्ता, जो इस सिस्टम में मेरी अपलाइन भी है, और वो कुछ ऑनलाइन कर रही थी। फोन मतलब दिमाग तो शांत नहीं रहता ना, दिमाग तो देखते ही रहता कुछ ना कुछ। वो कुछ ऑनलाइन बिजनेस कर रही थी। हमने देखा है कि आजकल बहुत सारे लोग स्टेटस लगाते हैं ऑनलाइन बिजनेस का, कुर्ती का कुछ और होम आर्टिकल्स का। तो वो कुछ ऐसा बिजनेस कर रही थी, तो उनसे वो पूछा मैंने देखा, समझा उनसे। मैंने कहा अरे ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी, कोई नुकसान भी नहीं होगा, और इस बिजनेस को तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि फोटो इधर से उठा के उधर भेजनी है बस, और जो ऑर्डर आएगा वो ऑर्डर सामने वाला उधर डायरेक्ट भेज देगा। देखने में हर चीज दोस्तों आसान लगती है, लेकिन इतना आसान नहीं था वो बिजनेस भी। मेरे जैसे दिमाग वाले व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैंने समझा तो बस इतना ही था कि फोटो उठा के इधर से इधर भेजनी है, लेकिन दिमाग में फिर क्या सनक कि अपना करना है, अपना होना चाहिए, दूसरे का प्रोडक्ट क्यों बेचूंगी मैं, ऐसे उठा के ऐसे इधर से उधर भेजना है जी। मैंने अपना स्टॉक डाल लिया खुद का ज्वेलरी का, 25 से 30 हजार की ज्वेलरी खरीद के रख ली और फिर उनकी फोटो डालने लग गई। लेकिन फिर भी मजा नहीं आया, आंखें वीक हो गई। आज जो ये चश्मा है ये उसी की देन है। तो आंखें वीक हो गई, चश्मा चढ़ गया। अब हस्बैंड तो और गुस्सा, घर में घुसे तो सिर में पट्टी बंदी होती थी हर समय, सर्वाइकल का बहुत मेजर इशू कि पट्टी बंदी हुई है जी, आज खाना बाहर से ले आओ, खाना नहीं बनेगा। बच्चे स्कूल से वापस आए तो उन्हें देखना पड़े कि भैया मम्मी बीमार है तो खुद देखो कुछ और कुछ बना के खा ले, क्योंकि उठा ही नहीं जाता था, फीवर हो जाता था, सिर में दर्द रहता था, बहुत ज्यादा सिर में दर्द रहता था। हस्बैंड भी यही सोचते थे पता नहीं यार किस बीमार से पाला पड़ गया। लगेगा ही जब किसी को अगर 2 टाइम का खाना भी अच्छे से नहीं मिले तो फिर उसको लगेगा ना इस वाइफ का क्या फायदा है, अगर खाना भी ढंग से नहीं मिल पाता मुझे। हफ्ते में 3 दिन तो बाहर से मंगाती क्योंकि इसके सिर में दर्द रहता है।
लेकिन ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन कुछ तलाश रही थी। किरण को फोन किया, मैंने कहा यार कुछ बता दो, ऐसा कुछ बता दो जो मतलब मुझे करने में अच्छा लगे, मेरे मन को सेटिस्फेक्शन हो। पैसा भी मैंने बहुत खर्च कर लिया, समझ आ गया था कि पैसा खर्च करके अगर कोई काम किया ना तो उसमें आप कभी कामयाब नहीं होगे। अगर इन्वेस्टमेंट की तो करोड़ों की तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पीछे बैकअप भी होना चाहिए। अगर वो बैकअप है तो आप कामयाब होगे, नहीं तो नहीं कामयाब होगे। तो दिमाग में चीजें सेट हो चुकी थी, इतनी ज्यादा नाकामयाबी देखी थी, लेकिन थक कर नहीं बैठी थी, हार नहीं मानी थी, क्योंकि करना तो था, अपना खुद का चाहिए था। मुझे किसी के आगे ऐसे नहीं करना था, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने थे। घर में पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, खर्चे चल रहे थे, जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी, जो मुझे चाहिए था वो नहीं था। सुकून नहीं था, मन में शांति नहीं थी। किरण, मैंने वापस से जो अभी बात की हमने कि वेट लॉस का जो मेरा ऑफिस था वो दोबारा से खड़ा किया, उसे दोबारा से बनाया। उसे दोबारा से बनाने के बाद किरण का एक दिन मेरे पास फोन आया, क्योंकि उस सिस्टम में वो मेरी डाउनलाइन थी। तो उसने मेरे को फोन करके पूछा कि अच्छा ये दोबारा से शुरू कर लिया। मैंने कहा हाँ दोबारा शुरू कर लिया। तो बोली मैं आ जाऊं, मैंने कहा हाँ आ जाओ। अब उस सिस्टम में ड्रॉबैक क्या था, खुद 30 किलो वजन कम करने के बाद भी एक 100 किलो का इंसान अगर 70 किलो का हो जाता है तब भी है तो वो मोटा ही, तब भी मोटा दिखाई देगा। तो मैं लोगों को कैसे मोटा कम करने के लिए बताऊं कि भैया तू वजन कम कर ले। वो मुझसे क्या देता था कि तू अपना तो कम कर ले। जब मैं अपना कम नहीं कर सकती उसको मैं कैसे बताऊं? उसने मुझे पहले थोड़ी देखा था कि मैं 100 किलो की थी। तो वो सारी चीजें अंदर ही अंदर मन में ना, मतलब उस काम को करने में सबसे बड़ा जो गिल्ट था वो यही था कि अपना वजन अब भी ज्यादा है, 70 किलो की हूँ तब भी तो ज्यादा हूँ। कहीं कभी कभी संदीप मजाक में बोलता था तुम्हारे जैसे 2 इंसान तो इसने अपने अंदर से निकाल के फेंक दिए, लेकिन तब भी वो वजन ज्यादा था। संदीप संदीप ने बहुत साथ दिया इस सिस्टम को भी बिल्ड करने में। और भी उसके बाद मैंने छोटे बड़े बहुत सारे काम करे। लेकिन अभी जब ये स्टार्ट किया, मैंने दोबारा से ऑफिस स्टार्ट करा, तो किरण वहां आती थी और सिर्फ मुझे पता था वो 1.5 साल से मोदी केयर कर रही है। पर मैंने कहा देखो ऐसा है, तुम ना मुझे किसी नेटवर्किंग प्लान के बारे में मत बताना बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना मुझे घर से बाहर निकाल देंगे अब की बार मैंने कुछ भी सोचा तो बस मैं ये इसलिए खोल रही हूँ क्योंकि घर में मन नहीं लगता। 2 घंटे में यहाँ आके बैठ जाऊंगी, मेरी अपनी जगह है, तो मैं यहाँ आकर बैठ जाऊंगी। और फिर इतने स्कूल से बच्चे आएंगे तो बच्चों के आने के बाद तो समय पता ही नहीं चलता कहाँ कट जाता है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं कोई बात नहीं करूंगी। लेकिन वो आने के बाद मुझसे बस मोदी केयर के बारे में ही बात करें। कभी कोई उनका क्लाइंट आ जाए, मैंने कहा देखो ऐसा है यहाँ ना अपना कोई क्लाइंट मत बुलाना तुम, और ये मोदी केयर मत करा करो, मुझे बिल्कुल नहीं सुनना इसके बारे में। और आप प्लीज यहाँ बैठ के ये बातें नहीं करोगी, आप ये करने आई हो ना तो ये करो, उसके बारे में कोई बात मत करो। फिर एक दिन मुझे पता चला कि उन्होंने पताया का ट्रिप अचीव किया है। अब दिमाग में तो वो सनक थी, जगी हुई थी कि करना है कुछ। मैंने कहा यार इन्होंने ऐसा क्या किया, पिछले सिस्टम में मेरी डाउनलाइन थी, बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं रहा, लेकिन इस सिस्टम में इन्होंने ऐसा क्या पा लिया कि इन्हें पताया का ट्रिप मिल रहा है। मैं तो पासपोर्ट बनवाने के बारे में भी नहीं सोच सकती, मेरे हस्बैंड मुझसे लड़ते हैं, इसने पताया का ट्रिप ले लिया। तो मैंने मतलब उनसे तो नहीं पूछा, लेकिन मन में चल रहा था। मैंने संदीप से डिस्कस किया, मैंने कहा संदीप पता है ऐसे ऐसे ना जो किरण है उसने पताया का ट्रिप अचीव किया है। और ना वो मुझसे रोज कहती है, मतलब बात करती है वैसे ही। उसने मुझसे कभी डायरेक्टली नहीं बोला कि ज्वाइन कर लो, लेकिन वो मतलब बात करती है रोज। उसकी बातें सुन के तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। तो उसने मेरे को बोला तुम इतनी खाली हो, परेशान हो, एक बार सुन के ही देख लो, हो सकता है कि कुछ अच्छा ही होना हो अब की बार। अब की बार हम जो भी फैसला करेंगे, जो भी कुछ चुनेंगे, उसको देख परख कर चुनेंगे, ऐसे ही जल्दबाजी में फैसला नहीं लेंगे। तो मुझे ओरल हाइजीन की प्रॉब्लम हुई थी। मेरे घर में ऑलरेडी फॉर एवर का पेस्ट आता था जिसकी कीमत लगभग 450 रुपए है। और उसके होने के बावजूद भी दांतों में ओरल हाइजीन की प्रॉब्लम हुई। जो मेरे डॉक्टर हैं गंगाराम में मैं दिखाती हूँ, तो वो ये बोलते थे कि तेरे को डायबिटीज है ना, और इतनी पुरानी डायबिटीज हो गई तो ये ओरल जो है ना, ये हाइजीन तेरा ऐसे ही रहेगा, ये सही नहीं होगा। तो मैंने उसको बोला किरण को, मैंने कहा यार बच्चे भी बोलते हैं कि मम्मी स्मेल आती है मुंह से, बैड ऑर्डर आता है, तो कोई पेस्ट है तुम्हारे मोदी केयर में? ऐसे ही पूछा मैंने उससे कि तुम्हारे मोदी केयर में कोई पेस्ट है? उसने बोला कि हाँ ये पेस्ट है, और इसका 75 रुपए का है ये, और आईडी लगाओगी तो 62 रुपए का पड़ेगा। मैं कहा देखो आईडी वाईडी मैं नहीं लगाऊंगी, मुझे 75 रुपए का ही दे दो। और उसने मेरे को बहुत विश्वास के साथ बोला 8 दिन करना, अच्छा ना लगे तो अपने पैसे वापस ले लेना। मैं कहा यार पैसे वापस की भी गारंटी ले रही है ये तो मैंने उस पेस्ट को किया। 8 दिन उस पेस्ट को किया फ्रेंड्स। 9वें दिन से वो जो बैड ऑर्डर था, मैंने मेरे बच्चों से पूछा, मैंने कहा बच्चों अब तो नहीं आ रही, मुझे खुद को भी नहीं लग रही। बच्चों ने बोला हाँ मम्मी अब नहीं आ रही स्मेल। और वो वाकई वो 8 दिन में वो जो पेस्ट का रिजल्ट था ना, मार्वलेस था। वो बैड ऑर्डर आनी बंद हो गई, ठंडा गर्म जो मुझे दांतों में लगता था वो लगना बंद हो गया। और उस पेस्ट ने ना, 62 रुपए के पेस्ट ने मेरी जिंदगी बदल दी। किरण ने मुझे बोला मीटिंग में आने के लिए, एक जगह मीटिंग में बुलाया।
तो मैं मीटिंग में गई, वहां पर कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है। एक सेमिनार टाइप था, और वहां लेकिन एक ना गाना चल रहा था जो हमारा मोदी के एंथम है, और सब लोग उस पर डांस कर रहे थे। बस वो मेरे दिल को छू गया। वहां जो स्टेज पे हो रहा था मुझे नहीं पता कि वहां क्या चल रहा था, लेकिन बस मुझे ये पता था कि ये माहौल है ना, ये माहौल मेरे दिल को अच्छा लग रहा, मतलब सुकून मिल रहा था उस डांस को देख के। जो मोदी के एंथम के शब्द गूंज रहे थे ना गानों में, कानों में, वो मतलब मेरे दिल को छू रहे थे। तो उससे मुझे बहुत मतलब अच्छा लग रहा था मन को कि कुछ तो मतलब बात है। वहां बताया गया कि आप लॉयल्टी प्लान समझाया गया, जो हम बताते हैं 2,500 पे 2,500 का सामान फ्री। घर आके हस्बैंड को बताया, मैंने बोला उनको, मैंने कहा देखो आज ना ऐसे ऐसे गई थी मैं किरण के थ्रू, उसने जो पेस्ट दिया था उससे तो तुम्हें पता ही है मुझे फायदा हुआ है। और इस पेस्ट को यूज करने के बाद अभी ना थोड़ा थोड़ा सामान ना हम वहां से लाएंगे। ऐसा करते हैं सारा सामान बदल देते हैं, वहां से ले आएंगे, क्योंकि उस समय दोस्तों निकला हुआ था गोवा का ट्रिप। अब दिमाग तो जुनूनी, वही दिमाग में कीड़ा फिर से जग गया कि इससे बढ़िया काम कोई नहीं हो सकता, ये काम तो बड़ा आसान है। साबुन सरफ पेस्ट ही तो यूज करना है, इसको यूज करके मैं गोवा चली जाऊंगी। पिछले से पिछली वाली कंपनी में तो टारगेट बहुत बड़ा था, इसमें तो सिर्फ करना ही क्या है, अपने 4 लोगों की दुकान बदलवानी है। अपनी मम्मी की बदलवा दूंगी, 4 लोग वहीं बैठे बैठे याद आ गए। अपनी मम्मी की बदलवानी है, अपनी एक संदीप हो गया, वो तो मतलब क्योंकि उसने मुझे भेजा है तो उसको तो सामान यूज करना ही करना पड़ेगा। एक मेरी सासू माँ हो गई, और जो चौथा बंदा है वो देख लेंगे, और भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं हमारे। और दिमाग में बस चलना शुरू हो गया गोवा का ट्रिप, कि ये ट्रिप तो मुझे लेना ही लेना है। घर आई, हस्बैंड को बताया, वो बोले फिर से ये तो पागल हो गई, अब की बार तो और कुछ बड़ा नुकसान करेगी। बहुत गुस्सा थे वो, बहुत ज्यादा गुस्सा थे उस दिन। बोले मैं कुछ नहीं ला के दूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तू अपने आप देख, मुझे नहीं पता अब की बार, और मैं 1 रुपया नहीं दूंगा, ना घर के सामान के लिए पैसा दूंगा, और ना जो सामान तू देख के आई है उसके लिए पैसा दूंगा। लेकिन फ्रेंड्स मीटिंग में तो मैं गई थी, वहां का जो माहौल था वो मैं देख कर आई थी, और वाकई जिंदगी में पहली बार लगा था वहां जाकर कि हाँ तू कर सकती है, ये सिस्टम तेरे लिए बना है। थैंक्स करना चाहूंगी तहे दिल से। उस समय मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, इतनी ज्यादा डिप्रेशन में थी कि अगर मुझे उस समय मोदी केयर नहीं मिलता तो शायद मैं आज यहाँ ना बैठी होती। तो किरण गुप्ता का तहे दिल से, मेरी जो दोस्त है, उसने मेरे को उस समय उस प्लेटफॉर्म से मिलवाया जब मेरे को मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा किसी ऐसी चीज की जरूरत थी कि मैं अपने आप को इन्वॉल्व कर सकूं, मैं अपने सपनों को जी सकूं, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, हस्बैंड को दिखा सकूं नहीं मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं कर सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच किरण, आप उस समय मेरी लाइफ में आए जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी आपकी। उस समय आपने मुझे मोदी केयर एज अ गिफ्ट दिया, जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं, अपने आप को दिखा सकूं। दोस्तों मोदी केयर जिंदगी में आया तो किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मोदी केयर एक ऐसा बना बनाया प्लेटफॉर्म है जहां बस पटरियां बिछी हुई हैं, आप चलते चले जाओ, दौड़ते चले जाओ, पटरियां आपको अपने आप मंजिल तक पहुंचा देंगी। मोदी केयर शुरू किया बहुत पैशन के साथ शुरू किया, क्योंकि गोवा का ट्रिप देखकर आई थी सिस्टम में, और वो ट्रिप अचीव किया सबसे पहले। जब वो ट्रिप अचीव किया ना तो हस्बैंड को विश्वास हुआ कि अब की बार ये कुछ कर सकती है, अब की बार तो चीजें हो जाएंगी। और वो गोवा का ट्रिप शानदार आलीशान ट्रिप, पहली बार वहां पर जो हमारे अपलायंस थे उनके साथ बैठने का मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला। बहुत सिंप्लिसिटी, मतलब मैंने ये देखा जो कॉर्पोरेट के लोग थे वो इतने सिंपल कि मतलब लोगों के साथ ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि लोगों के साथ ही लोग हों। हमारी मोनिका मैम बेशक उम्र में वो मुझसे छोटी है, लेकिन ऐसे केयर कर रही थी कि जैसे कि मतलब एक माँ अपने बच्चे की केयर करती है। शोभा मैम, पता ही नहीं चल रहा था कि मैम की एज, मतलब जो एज है मैम की, ऐसा लगता था कि मैम हमारी उम्र की है और हमारे साथ ही बच्चा बन गई है। मतलब वो जो फीलिंग थी ना, वो फीलिंग मतलब एज अ लेडी मतलब बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। तो बस फिर नहीं रुका गया, फिर तो ये था कि दौड़ते चले जाना है, भागते चले जाना है, चाहे कैसे भी हो। जो सोचा है ना, जो सपने सोचे हैं वो पूरे करके ही रहने हैं। ट्रेनिंग्स में आना शुरू कर दिया, सिस्टम को समझना शुरू कर दिया, मीटिंग अटेंड करना शुरू कर दिया। और अभी 2 साल पहले एक प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर का रिकॉग्निशन हुआ मीनाक्षी गुप्ता जी का। वहां से सपना लिया कि खुद की गाड़ी लेनी है, और सपना ये लिया था। वहां स्टेज पे ना मैंने मैडम को बोला मैडम आपके साथ डांस करना है। मैम ने बहुत स्वीटली कहा, शुभा मैम ने, कि ये मेरे साथ डांस करना चाहती है इसलिए सॉन्ग बजा दूं। और वहीं से सपना लिया कि मतलब गाड़ी की चाबी ना मैडम के हाथ से लेनी है।
और इससे पहले हम एक और गाड़ी के इवेंट में गए थे, मोनिका बेरी का गाड़ी का इवेंट था, और वहां मैंने बहुत करीब से पहली बार मैम को देखा था। और जब मैम आई ना, तो मतलब मैम डॉक्टर है, सिस्टम में 18 साल से हैं, इतने बड़े मतलब इतनी बड़ी लीडर है, लेकिन मैम का ड्रेसअप देख के तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार अगर इस तरह का अपलाइन है हमारा, इस तरह का लीडर है, तो हम तो मतलब बिल्कुल तर गए और पार हो गए, और सब कुछ हो सकता है हमारे साथ। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ना कहते हैं कि हमारी ना मदर इन लॉ नहीं करने देती, हमारी मदर इन लॉ ऐसे कहती हैं वैसे कहती हैं। मैं कल की बात बताती हूँ आपको। मैम का ना पेज फॉलो किया हुआ है मेरी मदर इन लॉ ने, क्योंकि हमारे मुंह से मैम का नाम सुनती हैं अक्सर, तो मैम का पेज फॉलो किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को भी एक टिप दूंगी कि आप ना अपनी, क्योंकि आजकल सभी जो सासू माँ है वो फेसबुक चलाती हैं, तो कल मुझसे कह रही थी, अरे तेरी जो ये डॉक्टर शोभा मैडम है ना, ये तो अभी वहां होकर आई है माधवगढ़, अरे बड़ी जवान लगती है ये तो। मैंने कहा हाँ मम्मी, आप भी लग सकती हो, आप भी ऐसे कपड़े पहन लो, आप भी ऐसी लगोगी। तो मतलब मैम को देख के जो मेरी मदर इन लॉ है वो बहुत इंस्पायर होती है, तो कभी रोकने का मतलब ही नहीं कि वो मुझे रोकेंगी। तो दोस्तों ये बात इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना ये हमारे साथ होता ही है लेडीज के साथ, कि अगर मदर इन लॉ के हाथ में खर्चा है तो वो ही कहती है कि भाई नहीं, हम मोदी केयर का सामान नहीं ले सकते घर का। हस्बैंड के हाथ में खर्चा है तो वो रोकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा आ ही जाता है हमें, जो कि हम कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि हम अपना जो स्टेप है ना वो ले नहीं पाते। तो उन स्टेप से हमें खुद ही निकलना है। ट्रेनिंग मीटिंग इसी चीज का काम करती है कि हम उन स्टेप से निकल पाते हैं। फिर जब पहली बार इवेंट देखा, गोवा का ट्रिप करने के बारे में सोचा, तो वहां मेरी मुलाकात हुई मेरी गुरु, मेरी मेंटोर तृप्ता मैम से, जिन्होंने जीवन में कहते हैं ना कि एक दूत बन के आई और बताया कि कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। मैंने मैडम को मैडम हमें एक बार जबरदस्ती वो अभी जो मैंने बताया मोनिका बेरी का कार इवेंट था, वहां ले गई। मैं कहा मैडम गाड़ी वाड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि हस्बैंड का गाड़ियों का ही काम है, हर गाड़ी में बिठा रखा उन्होंने। मैडम ने बोला तेरी गाड़ी है वो? मैंने कहा नहीं, हस्बैंड की है। कह तू तो ये चाहती है कि तेरा खुद का कुछ होना चाहिए। मैंने कहा हाँ मैडम, मैं तो यही चाहती हूँ, मेरा खुद का कुछ होना चाहिए। तो मैडम ने वहां से सपना दिखाया कि ये गाड़ी तेरी भी हो सकती है, तू भी खरीद सकती है ये गाड़ी। और उस गाड़ी को पाने के लिए करना क्या होगा? एसईडी प्लान करना होगा। एसईडी प्लान करना होगा। जनवरी 2020 में एसईडी प्लान किया, एसईडी अचीव किया मार्च 2020 में, जबकि लॉकडाउन लग चुका था। हर बंदा परेशान था कि हम इस बिजनेस को, जो भी बिजनेस वो कर रहा था उसमें उसको नुकसान हो रहा था, घाटे हो रहे थे। लेकिन हमारा जो मोदी केयर था वो और बढ़ता चला जा रहा था, और बढ़ता चला जा रहा था। ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स, शोभा मैम ने जूम पर ट्रेनिंग स्टार्ट करी, वो ट्रेनिंग्स लेना हम लोगों ने शुरू किया, और पेपर पे प्लान बनाया। तृप्ता मैम ने लिखवा दिया कि लिख कब चाहिए। मैंने कहा हस्बैंड का बर्थडे होता है 3 अगस्त को, तो तभी चाहिए। मैम ने कहा लिख दे और देख फिर ये हो जाएगा। लिख दिया। और दोस्तों लास्ट ईयर 3 अगस्त 2020 को अपनी खुद की गाड़ी, जो मैंने उनकी मेरे हस्बैंड के बर्थडे पे गिफ्ट करी। अगर इस तरह से हम कुछ कर जाएंगे तो क्या कोई हमें कभी मोदी के करने से रोकेगा? नहीं रोकेगा दोस्तों, क्योंकि हमने प्रूव कर दिया, करके दिखा दिया कि हाँ हम कर सकते हैं। इस सब के बीच में बहुत सारी स्ट्रगल लगती है, बहुत सारी मेहनत लगती है। बच्चों को आप गरम खाना परोसना चाहते हैं, तो या तो आज उन्हें गरम खाना खिला लो, या उनका आने वाला कल संवार दो। बच्चे स्कूल से आते थे ना मेरे, और मैं घर में नहीं मिलती थी, लॉकडाउन से पहले की बात है, जब घर में नहीं होती थी, तो बड़ा मेरी बेटी को बड़ा गुस्सा आता था, मम्मी यार होती नहीं हो घर में, आती खुद से खाना लेकर खाओ। मैंने कहा बेटा तुम्हारे लिए ही है, पापा तुम्हारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अगर सपने पूरे करने ना, तो बस मुझे लगकर 3 साल मोदी केयर करने दो, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और 3 साल के बाद तो तुम अपने आप कहोगे मम्मी बैठना नहीं है, मोदी केयर करो, क्योंकि मोदी केयर करोगी तो हमारे सपने पूरे होंगे। तो मेरा बेटा है, 10 साल का बेटा है, उसको पता है कि प्रेसिडेंशियल कैसे होगा, उसको पता है कि जीवीडीडी कैसे होगा, कितने लोगों को डायरेक्टर बनाना है तो आपका जीवीडीडी होगा। वो पूरा प्लान पढ़ता है, पूरा प्लान सुनता है। दोस्तों मुझे कुछ नहीं आता था, कोई ट्रेनिंग मीटिंग करना बहुत मुश्किल था, 4 लोगों के सामने बात करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर मैं कर सकती हूँ ना, तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। हस्बैंड को विश्वास हुआ गाड़ी लेने के बाद कि हाँ भाई गाड़ी आती है सिस्टम से। इनकम भी बढ़ रही थी धीरे धीरे, क्योंकि लॉकडाउन में जहाँ सबकी इनकम खत्म हो रही थी, लेकिन मोदी केयर के जो लोग थे, मोदी केयरियंस थे, उनकी इनकम बढ़ रही थी। इसी सबके चलते चलते जनवरी 2021 में कमांडो ट्रेनिंग करी मोनिका मैम ने, और वहां पे मैम ने ड्रीम बोर्ड बनवाया।
ड्रीम बोर्ड तो हम बनाते ही हैं, बनाया था पहले भी जब गाड़ी अचीव करी, लेकिन अब की बार मैडम ने कहा लिख दो बिना सोचे समझे। अब कुछ सोचा ही नहीं था गाड़ी के बाद क्या करना है, लेकिन करना तो है कुछ, टाइटल तो करने हैं, टाइटल भी करने हैं, इनकम भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो मैम ने ड्रीम बोर्ड बनवाया और उस ड्रीम बोर्ड में डेट लिख दी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर। बाय नवंबर 2021 मेरा प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हो चुका है। अब लिख तो दिया, जैसे जैसे सितंबर आया, वो नवंबर की डेट, मेरा बेटा मुझे रोज दिखाता है, मम्मी ये कर लिया आपने, मम्मी ये कर लिया आपने। मैं कहा बेटा कर लेंगे, अभी नवंबर आने वाला है, रुक जा। वो रोज कहता था मम्मी ये नहीं हुआ तो आप कर लोगी, ये पक्की बात है। उसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सारी चीजें मुझे रोज पढ़ के बताता है, रोज कहता है ये हो चुका, ये हो चुका, ये कर लिया आपने। मैंने कहा नहीं बेटा कर लेंगे इसको। दोस्तों वो जो लिखा था ना, वो बस लिखने की पावर थी कि आज नाम के आगे प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर लग गया। सिर्फ लिखा था। तृप्ता मैम को फोन किया, मैम को पता था ड्रीम बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर बाय नवंबर। अक्टूबर 4 तारीख को तृप्ता मैम को कॉल किया, मैंने कहा मैम आपसे मिलना है। मैम मैम ने नहीं पूछा क्यों मिलना है, क्योंकि उनको भी पता था कि इसका ड्रीम क्या है, इसने क्या लिखा हुआ है। मैम से मिली, पेपर पे प्लान बनाया। और दोस्तों वो उसी समय, जिस समय पेपर पे प्लान बनाया, मैडम ने बताया कि इस तरह से अपना प्लानर बना, इस तरह से अपनी मीटिंग फिक्स कर, और ऐसे ऐसे तुझे करना है, और ये तेरा प्रेसिडेंशियल हो गया। दोस्तों वो जो लिखा था ना वो उसी समय हो गया। मतलब अक्टूबर का महीना था, 4 तारीख थी, तो 4 तारीख को जिस समय वो पेपर पे मैडम ने मुझे बनाकर दिखाया ना, उसी समय यहाँ धार लिया कि ये प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर मैंने कर दिया। सबसे बड़ी बात है कमिटमेंट की, जो कमिटमेंट मैंने खुद से कर ली ना, क्योंकि रुकना नहीं है मोदी केयर में, तो बस उड़ते चले जाना है। पूरा आसमान है मोदी केयर आपके लिए। अब पूरा आसमान आपके लिए खाली पड़ा है, आप उड़ान भरने की देरी आपकी है। मोदी केयर बाहें फैला के आपका इंतजार कर रहे हैं। अपलाइन सपोर्ट इतना अच्छा है, इतनी सिंप्लिसिटी है, जो कुछ दिखाई देता है ना वो एज इट इज है। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत सारी अदर कंपनीज भी देखी, वहां आप कॉर्पोरेट तक नहीं पहुंच सकते, आपको पता ही नहीं है सिस्टम क्या है। लेकिन यहाँ मैंने देखा अपलाइन, बिल्कुल आप एक मैसेज करो तुरंत आपके मैसेज का जवाब आता है। आप कहीं किसी प्रॉब्लम में हो, मतलब आपके लिए, आपको लगता है कि आपके माँ बाप है, एक मदर चाइल्ड वाला बिजनेस है जहां आपको दिखाई देता है। मैंने जिया है वो सब कुछ, क्योंकि मेरे पास एक बैड एक्सपीरियंस था पुराना, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें भी थी। लेकिन जब मैं इस सिस्टम में आई तो मैंने देखा हर व्यक्ति आपके लिए तैयार खड़ा है, लेकिन पहल तो आपको करनी पड़ेगी, सपना तो आपको देखना पड़ेगा। तो वो सपने जो थे वो बड़े होते चले जा रहे हैं। दोस्तों अभी जब भी कहीं जाते हैं तो जिस मिशन पे मैम काम कर रही हैं, डेवलपिंग पीपल ब्रिंगिंग स्माइल, तो उसी मिशन पे मैम का साथ देने के लिए फैसला किया है कि लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। जो खुद के लिए, जो एक लड़की इतनी इंट्रोवर्ट थी, किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, जिसकी वजह से उसने आज इतना सब कुछ फेस किया और दबती चली गई, लेकिन आज जब वो खड़ी होती है ना, कोई भी कहता है अच्छा ये उसकी बहू है जिसने गाड़ी ली। आज लोग ये नहीं कहते ये वही बहू है जो मोटी लेकर आए थे, शायद पैसों की वजह से शादी कर ली थी। आज लोग ये कहते हैं ये वो बहू है जिसके सास ससुर को प्राउड हो रहा है कि गाड़ी इसने अपने सास ससुर को गिफ्ट की है। क्योंकि दोस्तों बिजनेस का हाल हम सबसे नहीं छुपा, बिजनेस में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आया। अभी कुछ ही दिन पहले, अभी कुछ दिन 1-1.5 महीने पहले मैंने मेरे हस्बैंड को बोला मैं ये काम करती रहूं क्या, मैं मतलब उनको टटोलती रहती हूँ, ऐसा तो नहीं है उनके मन में कुछ ऐसा चल रहा हो कुछ मेरे लेके। कह रहे पागल हो गई क्या, कैसी बातें कर रही है, तेरे काम से बढ़िया तो कोई काम ही नहीं है। हम तो देख लॉकडाउन में कैसे खाली बैठे थे, लोगों की गाड़ियां बिकने तो आ रही थी, खरीदार नहीं थे, तूने गाड़ी खरीदी है। तो तू ये सोच के देख कि ये काम कितना अच्छा है, ये काम तुझे आज का काम नहीं है। दोस्तों कहते हैं कि ये काम आने वाले कल का काम है, सोच भी मत लियो इस काम को तुझे छोड़ना है। दोस्तों जरूरत है इस सिस्टम में आपको अपने अपलाइन का हाथ पकड़े रहने की, अपने अपलाइन का हाथ पकड़ के रखिए। और यकीनन अगर आपने उनका हाथ पकड़ लिया ना तो आपको वो उतारी देंगे, पार उतारी देंगे। ट्रेनिंग्स में बने रहिए, इवेंट्स में जाते रहिए, मीटिंग्स अटेंड करते रहिए, और आप देखना इसका मैजिक। इस सब के लिए बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी एंटायर लीडरशिप का, शोभा मैम का, नितिका मैम का, मानसी मैम का, चंचल मैम का, और बहुत 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 बड़ा थैंक्स है तृप्ता मैम का, जिन्होंने विश्वास दिलाया कि मोदी केयर एक ऐसा समंदर है जिसमें चाहे तो आप
घड़ा भर के ले लो, चाहे तो आप लोटा भर के ले लो, चाहे चम्मच भर के ले लो। फैसला मेरा खुद का है कि मैं कितना इस सिस्टम से लेना चाहती हूँ, मैं कितना इस सिस्टम से पाना चाहती हूँ। दोस्तों, रुकावटें तो हर काम में आती हैं, लेकिन आप उन रुकावटों पे तर गए तो आप कामयाब हो जाओगे। अगर आपने वो सारी चीजें पार कर ली, अगर आपने वो सब कुछ, जुनून आपके अंदर है, जिद आपके अंदर है, हौसला आपके अंदर है, सपना देखने की ताकत आपके अंदर है, तो आप सब कुछ पार कर जाओगे। अगर आपने सोच लिया कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आया है और वो इस सिस्टम से पैसा कमाना चाहता है, सपने रखता है, सपने पूरे करने की ताकत आपको उसके अंदर जगानी है, आपको उसका हाथ थापना है, आपको उस पे आपको उस पर उसको विश्वास दिलाना है कि तुम कर सकते हो। बस सपने देखो, पूरा आसमान पड़ा है खाली आपके उड़ने के लिए, उड़ान भरने का हौसला तो करो। दोस्तों, पूरी फैमिली का सपोर्ट रहा, उसके लिए थैंक्स करना चाहूंगी, अपने फादर का, अपनी मदर का, जिन्होंने एक ऐसी बेटी पैदा की जो सपने बड़े रखती थी, सब कुछ होने के बाद भी चाहती थी कि नहीं, मुझे करके दिखाना है। थैंक्स करना चाहूंगी। दोस्तों, एक चीज और शेयर करना चाहूंगी, बिजनेस, जो हम बिजनेस करते हैं ना, कोई भी पुश्तैनी बिजनेस करते हैं, उसमें ना कुआं कुआं जो है ना, कुआं जैसे होता है, उसमें पैसा डालते जाओ, उस तरह का वो कुआं बन जाता है। उसमें आप कितना भी लाखों का, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर लेना, लेकिन कभी भी वो पैसा आपके हाथ में एंजॉय करने के लिए नहीं आएगा। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पैसा कमाना ही एक चीज नहीं है। यहाँ पैसा तो कमाओगे ही कमाओगे, लेकिन उसके साथ आप क्या कमाओगे, उसके साथ आप, मजे की बात क्या है कि पैसा कैसे कमाओगे, नहाने से पैसा आ रहा है, पेस्ट करने से पैसा आ रहा है, कपड़े धोने से पैसा आ रहा है। मजे की बात यह है दोस्तों, इससे आसान सिस्टम नहीं है।